हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि मैंने पार्ट 1 आपको पिछले वीडियो में बताया है। उसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है क्या। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक क्रमबद्ध रूप से ज्ञान का अर्जन करता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है, उसमें से आप देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है केवल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उसकी अवस्थाएं। डॉक्टर जीन पियाजे ने बच्चों की अवस्थाओं को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, जिसमें से पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, जिसका एज ग्रुप है 0 से 2 ईयर। देखिए, संवेदी गामक अवस्था क्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए संवेदी लिखा हुआ है, मीन्स संवेदना, मीन्स आपके सेंस ऑर्गन। जो आपका 0 से 2 ईयर होता है उसमें बच्चा, उसे कुछ किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। उसके पास केवल क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उसकी इंद्रियाँ होती हैं, उसके सेंस ऑर्गन होते हैं। तो अगर इसमें पूछ लिया जाता है आपसे कि बच्चा इस उम्र में किससे ज्ञान अर्जन करता है, तो आपका सबसे पहला होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे कि बच्चा इसमें इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। सेकेंड बात आती है कि इस उम्र का बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता। छोटे छोटे शब्द निकालने की बात नहीं होती है, वो तो बच्चे कुछ भी शब्द निकालते हैं, लेकिन जो बोलने की प्रक्रिया होती है वो बोल नहीं पाता। इस उम्र के बच्चे में यही आएगा कि बच्चा बोल नहीं पाता। थर्ड आपका आता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है उसकी क्रियाशीलता पर आधारित होता है। मतलब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो जिसका व्यवहार, उसके व्यवहार को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है ना, क्या करना चाह रहा है। तो बच्चों का व्यवहार उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। देखिए, बच्चे का व्यवहार क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब छोटा सा बच्चा होता है उसके बाद थोड़ी सी उसकी प्रोसेस जब बड़ी होती है तो बच्चा क्या करता है, कहीं पे भी अगर वो रोएगा तो आप उसको गोद लेंगे, है ना। आप उसको गोद ले रहे हैं, अगर वो चुप हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या है, गोद लेने के लिए रो रहा था, है ना। अगर गोद लेने पर भी वो चुप नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि शायद वो खाने के लिए रो रहा होगा। तो उसका जो व्यवहार है उसकी क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। मान लो उसे नीचे बैठना है या उसे कहीं पर जाना है, तो वो थोड़ा सा अपना वो दिखाने लगता है, बच्चा अपनी क्रियाशीलता दिखाने लगता है ना। रोने लगता है, उस तरफ हाथ करके रोने लगता है, कहीं कुछ भी एक्टिविटी ऐसा करने लगता है कि हमें लगता है कि बच्चे को वो चीज़ चाहिए। पानी पीना है तो उस तरफ हाथ दिखाने लगता है बच्चा। तो उसको हम ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा हम जान जाते हैं कि बच्चे का व्यवहार उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यहाँ पर 4th नंबर पे आता है वस्तु स्थायित्व। बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण होना मीन्स कहलाता है कि बच्चे को किसी चीज़ का जब नॉलेज नहीं होता है, लेकिन उसको किसी न किसी चीज़ से लगाव हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो चीज़ क्या है, लेकिन बस उसकी फीलिंग है कि उसे वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो अगर हमने अगर वो एक टॉय के साथ खेलता है डेली, और उसी टॉय को हमने कहीं छुपा के रख दिया है या हमने तकिए के नीचे रख दिया है, तो बच्चा क्या करेगा, तकिए के नीचे से निकाल लेता है। मीन्स उस बच्चे को उस खिलौने से लगाव हो चुका है, उसके दिमाग में एक स्थायित्व बैठ गया है। तो क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यहाँ पर हम केवल खिलौने को नहीं लेंगे, यहाँ पर जैसे बच्चा अपनी माँ को ही पहचानने लगता है। तो अगर माँ यहाँ वहाँ कहीं चली जाती है तो बच्चा उसको क्या करता है, जहाँ जहाँ माँ जाती है वहाँ वहाँ उसको देखता रहता है, उसके पीछे जाने लगता है। तो इस तरीके से उसमें क्या आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। 5th में हम देखते हैं कि इस उम्र का जो बच्चा होता है, तो देखो, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है, बोल नहीं पाता है, व्यवहार क्रियाशीलता पर, जो उसका व्यवहार होता है वो उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है।
और फिफ्थ हो जाता है कि उसमें जीववाद का भाव होता है। जीववाद का भाव होना मीन्स बच्चे में क्या होता है, सजीव और निर्जीव का वो अंतर नहीं कर पाता। बच्चा सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का अंतर नहीं कर पाता, तब ये कहलाता है कि उसको जीववाद का भाव उसमें है। तो संवेदीगामक अवस्था में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम दूसरी अवस्था आपको बताएंगे। ये इसकी फर्स्ट अवस्था थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहली अवस्था क्या है, तो सबसे पहली अवस्था है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है और इसकी एज होती है 0 से 2 ईयर। नेक्स्ट इसकी दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज होता है 2 से 7 ईयर। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसका एज ग्रुप कितना होता है, 2 से 7 ईयर। इस उम्र का बच्चा बोल पाता है, बोलना सीख जाता है। समूह बना के खेलने लगता है। मीन्स इसमें सामूहिक प्रवृत्ति आ जाती है। थर्ड क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। इस उम्र के बच्चे को क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। हम जो भी चीज उसे बताते हैं, जो भी चीज उसे समझाते हैं, आधी याद रहती है, आधी भूल जाती है। आधा उसका माइंड जो होता है उसको स्टोर करता है और आधे में वो खेल खेल में क्या करता है, भूल जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि उसे क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। फोर्थ नंबर पे आता है, इस उम्र के बच्चे में तर्क करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, मतलब तार्किक चिंतन का अभाव होता है। इस उम्र का बच्चा केवल बोलना ही सीख पाता है, तो ये पूछता रहता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करता है, केवल जो हम उसे बता देते हैं उसका क्या कर लेता है, अनुकरण कर लेता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें बच्चे का तार्किक चिंतन का अभाव होता है। फिफ्थ आता है कि इस उम्र को में बच्चे को अहम केंद्रवादिता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अहम केंद्रवादिता का गुण। इस उम्र के बच्चे में अहम केंद्रवादिता का गुण होता है। मीन्स बच्चा अपने आप को समझता है कि सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जबकि इस उम्र के बच्चे में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, शैतानी भरी होती है। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि मुझे ये चोट लग जाएगी। वो कहीं पे भी खेलेगा, कुछ भी करता है तो सभी पूरी जो फैमिली के लोग होते हैं उसके पीछे होते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, उस पर ध्यान देते रहते हैं, तो उसके अंदर एक भ्रम पल जाता है। अगर हम इसको सही मायने पे देखा जाए तो अहम केंद्रवादिता मीन्स होता है भ्रम, है ना। कि उस बच्चे के अंदर एक भ्रम होता है कि सब उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो इसमें अहम केंद्रवादिता का गुण होता है। 6 हम देखें कि इसमें पलटावीकरण का अभाव पाया जाता है। पलटावी का अभाव, पलटावी का अभाव मीन्स अनुपात का अभाव होता है। और अनुपात का अभाव मीन्स भार का अभाव। ओके, पलटावी का अभाव मीन्स अनुपात का अभाव, अनुपात का अभाव मीन्स भार का अभाव। बच्चे को किसी भी प्रकार के वजन का ज्ञान नहीं होता, किसी प्रकार का भार का वो अंतर नहीं निकाल पाता। लुक लाइक अगर हमने एक तराजू में हमने पत्थर रख दिया है और एक तराजू में हमने क्या रख दिया है, रुई रख दी है ढेर सारी, और पूछ रहे हैं कि इसमें से ज़्यादा भारी कौन है, ज़्यादा क्या है, तो बच्चा क्या बताएगा, रुई ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रुई उसको बहुत सारी दिख रही है, तो वो सही अनुपात में अंतर नहीं निकाल पाता है, उसको सही अनुपात का अभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से नोट करिए। एक चीज़ और है इसमें कि देखिए 7 नंबर पे है कि इसको खिलौने की आयु कहा जाता है।
क्या कहते हैं इसे? खिलौने की आयु कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बच्चा खेलता बहुत ज़्यादा है तो इसे हम खिलौने की आयु कहते हैं। खिलौनों से इसको बहुत लगाव होता है, इसको समूह से बहुत लगाव होता है, इसको खेल से बहुत लगाव होता है, इसी कारण इसे कहा जाता है इस उम्र को खिलौने की आयु, है ना। इसमें बच्चे को तार्किक चिंतन का भी अभाव होता है, ये चीज़ आपको बहुत नोट करना है। और ये कि इसमें अनुपात का अभाव होता है, बच्चे को भार का अभाव होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने एज बताया है 2 से 7 ईयर का होता है। अब थर्ड आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज ग्रुप होता है 7 से 11 ईयर। 7 से 11 ईयर में बच्चे को यहाँ से चिंतन करना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा सोचने समझने लगता है, मीन्स चिंतन का भाव आ जाता है ना। दूसरा, ये बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन मीन्स जब वो सोचता है तो वो तर्क करता है, जब वो सोचेगा तो उसके पास समस्या आएगी तो वो किसी से पूछने जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन। बच्चा तर्क करने लगता है, क्वेरी करने लगता है। अभी इसके पहले जो मैंने बताया वहाँ बच्चा तर्क नहीं कर रहा था, केवल पूछ रहा था और जो उसको बोला जा रहा था उसको वो मान रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चा तर्क करेगा, है ना। तर्क उसका ऐसा होता है कि जैसे हम बोलते हैं सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो बच्चा फिर पूछेगा पूर्व दिशा से क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता। उसके ऐसे तर्क हो जाते हैं, उसको कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसके दिमाग में समस्याएं आती हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब समस्याएं आती हैं वो तर्क करता है तो उसको हम समझाते हैं, तो उसका जो ज्ञान होता है मजबूत हो जाता है, मीन्स क्रमबद्ध ज्ञान हो जाता है बच्चे का। बच्चे का जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध रूप से हो जाता है। अब उसके दिमाग में तरीके पे जो भी आंसर होते हैं क्या होने लगते हैं? सेट होने लगते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कि बच्चे का जो अहम केंद्रित वादिता का जो भाव था, अभी मैंने पिछले में बताया, उसमें क्या था? उसका भाव था, उसके अंदर वो फीलिंग थी, अहम केंद्रवादिता की फीलिंग थी उसके अंदर। अब यहाँ पर अहम केंद्रवादिता का अभाव हो जाता है। मैंने इसमें भी आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में भाव होता है और किस में अभाव होता है। तो इसमें बच्चे के अंदर अहम केंद्रवादिता का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। यहाँ पर बच्चा समझदार हो जाता है, वो जानता है कि मुझे लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, इसलिए सभी मुझे फॉलो कर रहे थे, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। समझदार हो जाता है, वो ऐसी हरकत नहीं करता। इसलिए क्या हो जाता है? यहाँ पर अहम केंद्रवादिता का अभाव हो जाता है, बच्चे के अंदर ज्ञान आ जाता है। फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं कि जो विधि होती है, जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आगमन विधि पर आधारित है। अब अगर आगमन विधि पर आधारित बोला जाता है तो आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था उदाहरण से नियम की ओर जाती है, तो ये भी इसी में आएगा, क्योंकि आगमन विधि में ही उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? आपकी आगमन विधि के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे को ये जो पूरी अवस्था किस पर आधारित है? आगमन विधि पर आधारित होती है। इसमें बच्चा सरल से कठिन की ओर जाता है, पहले उसको उदाहरण दिए जाते हैं, फिर पहले वो अपने सामने उदाहरण देखता है, फिर नियम बनाता है। और तीसरी बात, पांचवी बात ये है कि बच्चा जो होता है इसमें प्रत्यक्ष चिंतन करता है, मतलब जो देखता है वो उसके बारे में चिंतन करता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चिंतन भी आप लिखिए कि यहाँ पर उसको प्रत्यक्ष चिंतन का भाव होता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक हैं जो ये आप इन्हें नोट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें एक चीज और थी 6 नंबर पे कि इसमें बच्चे को अनुपात का भाव हो जाता है। एक चीज और नोट करिएगा
अनुपात का भाव हो जाता है बच्चे को, है ना। मीन्स बच्चे क्या करने लगता है, इसमें बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। मीन्स पलटावी का भाव आ जाता है बच्चे के अंदर। किसका भाव आ जाता है? पलटावी का ज्ञान हो जाता है। पलटावी का ज्ञान होना मतलब सही अनुपात का भाव होना, सही अनुपात के बारे में ज्ञान होना। वो आकार देख के अंतर नहीं निकालता है। वो क्या करता है? आकार देख के अंतर नहीं निकालता। वो देखता है जो चीज़ भारी है उसी को समझता है ना। अभी इसके पहले क्या था कि बच्चा जिसका आकार ज़्यादा देखता था वहाँ पर कह देता था कि वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर उसके पास इतना दिमाग हो जाता है कि बच्चा जान जाता है क्या चीज़ भारी है क्या चीज़ हल्की है। अब लास्ट है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज ग्रुप होता है 11 से 15। ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। पहला तो ये होता है कि इसका जो तार्किक चिंतन होता है हो जाता है। अब जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो जब इसका चिंतन परिपक्व हो जाता है तो ये क्या करने लगता है, निर्णय लेने लगता है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, परिकल्पना करने की क्षमता आ जाती है। परिकल्पना करना मतलब चारों तरफ की कल्पना करना। आपने पर्यावरण देखा है, चारों तरफ का वातावरण के बारे में ज्ञान। ऐसे ही परिकल्पना, चारों तरफ की जो भी चीजें उसके दिमाग में आती हैं। अप्रत्यक्ष अनुभव मीन्स अभी तक जो इसके पहले जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें बच्चा जो देखता था उसके बारे में चिंतन करता था। अब इसमें ये नहीं है, जो बच्चा नहीं देख रहा है उसको केवल सोच रहा है, उसी का अध्ययन करने लगा है, उसी के बारे में वो चिंतन करने लगता है। तो यहाँ पर निर्णय, परिकल्पना जैसी चीजें इसका भाव आ जाता है बच्चे के अंदर। थर्ड में है आपका कि बच्चा क्या करने लगता है, अप्रत्यक्ष चिंतन करने लगता है। अप्रत्यक्ष चिंतन करने लगता है। फोर्थ में है कि ये जो विधि है ये निगमन पर आधारित है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस विधि पर आधारित है, तो ये निगमन विधि पर, या हम बोल सकते हैं निगमनात्मक विधि पर, या कि फिर नियम से उदाहरण की ओर। ये सारी विधि इस पर आधारित है। अब यहाँ पर आता है 5th नंबर पे कि यहाँ पर बच्चे को देखिए, मैंने जो आपको समझाया तार्किक चिंतन जो इसका होता है परिपक्व हो जाता है, बच्चा निर्णय लेने लगता है, परिकल्पना करने लगता है, परिकल्पना का भाव आ जाता है, समस्या समाधान भी निकालने लगता है बच्चा। समस्या समाधान, अप्रत्यक्ष चिंतन करता है, अप्रत्यक्ष निर्णय लेता है, मतलब सब मन ही मन वो कर लेता है। पूरी तरीके से क्या हो चुका है बच्चा, इस उम्र में परिपक्व हो चुका है। और ये विधि पूरी निगमन पर आधारित है, नियम से उदाहरण की ओर इसको हम कह सकते हैं कि ये कहाँ से जाती है। इसमें बच्चे के पास पहले से ही इसने उदाहरण से जो नियम बना लिए हैं, तो अब ये नियम से उदाहरण की ओर कई प्रकार से मन ही मन क्या कर लेता है, कल्पना कर लेता है, सोच लेता है, निर्णय ले लेता है। तो इस तरीके से पूरी जो अवस्था है तो किस पर आधारित हो जाती है, सबसे उच्चतम अवस्था। इसको हम क्या कह सकते हैं, सबसे उच्चतम अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था। अगर ये पूछा जाए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी है, तो सबसे उच्चतम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो आपको ये सारे नियम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। अगर आपको एक लाइन में इतना मालूम है कि बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, लेकिन कई वर्ड से पूछ लिया जाता है कि तार्किक चिंतन है ना क्या रहता है, इसमें निर्णय होता है, परिकल्पना किस में पाई जाती है, अप्रत्यक्ष चिंतन किस में पाया जाता है ना, किस पर निगमन पर आधारित है। सबसे मेन तो ये है कि निगमन पर आधारित विधि कौन सी है।
सबसे उत्तरोत्तर अवस्था कौन सी है, सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी है। तो सारी अवस्थाएं, जितनी भी अवस्थाएं मैंने आपको अभी बताई, उच्चतम अवस्था, उत्तरोत्तर अवस्था, निगमन पर आधारित, ये सारी अवस्थाएं क्या हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे लगता है कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे बताएं ताकि मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।